पिछली वीडियो में हमने पढ़ा मेलिनोव्स्की को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडक्लिफ ब्राउन को। अभी हमारी सीरीज चल रही है फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो उसके ये प्रोमिनेंट थिंकर हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर खराब लगे तो कमेंट आप कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। ब्राउन इंग्लैंड के थे और जो इनका टाइम पीरियड है वो है 1881 से 1955। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, जो हम थिंकर पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म में, उनका हम पर्सपेक्टिव जानने का ट्राई करते हैं कि क्या होता है उस थिंकर के अकॉर्डिंग फंक्शन। तो वैसे ही हम देखेंगे कि ब्राउन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने मेलिनोव्स्की का फंक्शन देखा था। उसमें वो लिंक करते हैं फंक्शन को नीड से, फुलफिलिंग द नीड ऑफ द सोसाइटी। बट हल्का सा यहाँ पे ब्राउन डिफर करते हैं उनसे और बोलते हैं कि फंक्शन एक नेसेसरी कंडीशन है सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए। मीन्स अगर सोसाइटी को एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन होना बहुत जरूरी है। और फंक्शन का मतलब हमने पिछली वीडियो में देखा कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग। ये जो लाइन है नेसेसरी कंडीशंस फॉर सोसाइटी एग्जिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया है डायरेक्ट पीवाईक्यू में कि ये किसका कोट है, तो आप याद रखेंगे रेडक्लिफ ब्राउन का है। आप देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो पहली बार वीडियो देखते नहीं हैं, और अगर देखते हैं तो वो पूरा नहीं देखते हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है रिवाइज करना कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आगे। तो हम पढ़ेंगे कि ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है, फंक्शनल यूनिटी क्या होती है, अंडमान आइलैंडर्स पे उन्होंने क्या काम किया था, फिर वो क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चर को एम्पिरिकल रियलिटी। लोग आपको ये बता देंगे कि स्ट्रक्चर को ये बोलते हैं एम्पिरिकल रियलिटी, बट क्यों बोलते हैं विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। फिर वो बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म का, फिर बात करते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूटी का, फिर वो बात करते हैं को एडेप्टेशन का, फिर वो बात करते हैं 4 रूल्स टू रीच जनरल लॉ। किसी भी जनरल लॉ पे पहुंचने के लिए कौन से 4 रूल्स होते हैं, कौन से 4 स्टेप्स होते हैं, उसका वो बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं यूनोमिया का, डिस्नोमिया का, और 2 टाइप्स के मेथड्स का बात करते हैं। पहला है हिस्टोरिकल और दूसरा है फंक्शनल। हम इसको आगे वीडियो में देखेंगे। फिर वो बात करते हैं वीविंग सेरेमनी का, फिर उनका है 3 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफैक्टरी टर्मिनोलॉजी। मीन्स जब वो किनशिप का बात करते हैं तो 3 प्रिंसिपल का बात करते हैं, वो हम देखेंगे। फिर वो बात करते हैं जोकिंग रिलेशनशिप का, फिर वो बात करते हैं अवॉइडिंग रिचुअल का। तो ये सब हम अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्यों बोला जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे मेलिनोव्स्की को या फिर डर्कहाइम को, तो वो लोग स्ट्रक्चर पे कम फोकस करके फंक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बार बार बात कर रहे थे फंक्शन का, नीड का, इन सब चीज़ों का। बट ब्राउन आते हैं और बोलते हैं कि केवल फंक्शन से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, हमारा मेजर फोकस होना चाहिए स्ट्रक्चर पे। तो चूंकि ये सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं स्ट्रक्चर पे, इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यूनिट 3 में हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। जितने थिंकर्स अभी तक हैं स्ट्रक्चर के, सब मैंने वहाँ पे कवर किया है, जाके उसको आप एक बार देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है और फंक्शन क्या होता है, हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ऐसे ये बनते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। अब यहाँ पे एक बात आती है, जब मेलिनोव्स्की ऑलरेडी बात करते हैं फंक्शन का, तो इनको बात करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेलिनोव्स्की फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे, बट उनसे अलग है रेडक्लिफ ब्राउन, और वो फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पे। अब जैसे ही इंडिविजुअल से निकल के रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चर पे जाते हैं, वहां पे वो कॉन्सेप्ट देते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूटी का, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। अब देखते हैं इनका एक कॉन्सेप्ट है फंक्शनल यूनिटी। ये क्या होता है, जब सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स आपस में आते हैं और एक हार्मोनियस वे में, एक कंसिस्टेंट फैशन में लगातार वर्क करते हैं, इसी को बोलते हैं फंक्शनल यूनिटी। मीन्स सोसाइटी के छोटे छोटे पार्ट्स का आपस में एक साथ मिलके काम करना ही फंक्शनल यूनिटी कहलाता है। मीन्स वो यूनाइट हो रहे हैं। अब एक फैक्ट है कि रेडक्लिफ ब्राउन WHR रिवर्स के अंडर अपना फील्ड स्टडी किए थे। कहाँ पे किए थे, अंडमान आइलैंडर्स पे किए थे, और टाइम पीरियड क्या है 1906 से 1908। तो आप ये 3 चीज याद रखेंगे, किसके अंडर में किए थे, कहाँ पे किए थे, और टाइम लाइन क्या थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो लापरवाही मत करिएगा। अब 2 टर्म्स आते हैं, डायक्रोनिक डिस्क्रिप्शन और सिंक्रोनिक डिस्क्रिप्शन। डायक्रोनिक मीन्स अलग अलग टाइम पीरियड पे हम स्टडी कर रहे हैं, मीन्स जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग टाइम पीरियड को लेके है। और सिंक्रोनिक क्या है, एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम स्टडी करते हैं, और जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम को लेके ही देते हैं। साइमल्टेनियसली हम स्टडी करते हैं वेरियस ग्रुप्स का एक ही टाइम पे, उसको बोलते हैं सिंक्रोनिक। तो होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। अब ब्राउन के यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्ट्रक्चर का, प्लीज याद रखिएगा, पूछ लेता है डायरेक्ट ये किसका डेफिनेशन है, तो याद रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ
पार्ट्स और कंपोनेंट्स रिलेटेड टू वन अनदर इन सम सॉर्ट ऑफ लार्जर यूनिटी। मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स का ऐसा अरेंजमेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स का ऐसा अरेंजमेंट जो आपस में आते हैं एक लार्जर यूनिटी को सर्व करने के लिए। तो यही यूनिटी मिलके निर्माण करती है स्ट्रक्चर का। और ब्राउन बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर इनसेपरेबल, मीन्स इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो पूछ सकता है कि कौन से थिंकर बोलते हैं कि ये दोनों इनसेपरेबल हैं, तो हमारे ब्राउन हो जाएंगे। वैसे भी आप गेस लगा सकते थे, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट हमारे यही हैं, तो यही बात करेंगे इस चीज़ का। फिर ब्राउन बोलते हैं स्ट्रक्चर को एम्पिरिकल रियलिटी। अब सब लोग आपको ये बता देंगे कि ब्राउन बोलते हैं एम्पिरिकल रियलिटी, बट कोई समझा नहीं पाएगा कि क्यों बोलते हैं उसको एम्पिरिकल रियलिटी। आइए उसको हम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्यों आखिर उनको बोलना पड़ा एम्पिरिकल रियलिटी, और क्यों ये अलग है स्ट्रॉस के मेंटल मॉडल से। जब हम स्ट्रॉस को पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर एक मेंटल मॉडल है, बट ये बोलते हैं नहीं, मेंटल मॉडल नहीं है, मेंटल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ये हमारा एम्पिरिकल रियलिटी है। मीन्स ऐसा रियलिटी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एजुकेशन का। तो जो एजुकेशन का फंक्शन है वो लोगों को सोशलाइज करना है। हमें पता ही है कि एजुकेशन का फंक्शन होता है लोगों को सोशलाइज करना, तो ये हो गया उसका फंक्शन। अब सारे थिंकर बात कर रहे थे इसी एजुकेशन के फंक्शन का, बट यहाँ पे ब्राउन आते हैं और बोलते हैं कि किसी भी फंक्शन को देखने के लिए या फिर होने के लिए स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं तो हम फंक्शन को देख कैसे पाएंगे। तो एजुकेशन जो हमारा होता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस में। तो इंस्टीट्यूशंस हमारे हो गए स्ट्रक्चर, तो उसी स्ट्रक्चर को हम देख पा रहे हैं रियलिटी में, जिसके थ्रू कोई भी चीज फंक्शन कर पा रही है। इसीलिए ब्राउन बोलते हैं स्ट्रक्चर को एम्पिरिकल रियलिटी। मीन्स स्ट्रक्चर के थ्रू ही हमारे एजुकेशन का फंक्शनिंग हो पा रहा है। अब ये बोलते हैं स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट्स ऑफ पर्सन्स। यहाँ पे बात करते हैं डायडिक रिलेशनशिप का, मीन्स दो तरफ का रिलेशनशिप। तो ये फैक्ट है, कई बार पूछ लेता है कौन स्ट्रक्चर में डायडिक रिलेशनशिप का बात करता है, तो ब्राउन हो जाएंगे। या फिर ये भी पूछ सकता है कि कौन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन बोलता है स्ट्रक्चर को, या फिर एम्पिरिकल रियलिटी बोलता है, तो वो भी ब्राउन हो जाएंगे। अब जब उन्होंने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया तो उनके पास ऑब्लिगेशन था ऑर्गेनाइजेशन को भी डिफाइन करने का। तो उन्होंने डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन को, द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स एडजस्टेड टू गिव अ यूनाइटेड कंबाइंड एक्टिविटी। तो स्ट्रक्चर को ये क्या बोल रहे थे, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स, बट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे हल्का सा घुमाते हैं और बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। मीन्स एक्टिविटी के अरेंजमेंट को ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं रियल लाइफ। मान लीजिए आपका स्कूल है, तो स्कूल हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्ट करता है, वहाँ पे एक प्यून होगा, एक टीचर होगा, स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे, तो ये सब मिल के काम करेंगे और फंक्शन करेंगे। इनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होंगी, तो उन्हीं एक्टिविटीज को मिला के बनता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे एक और फैक्ट है, पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए किसने मॉडर्न आर्मी का एग्जाम्पल लिया था। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए मॉडर्न आर्मी का एग्जाम्पल लिया था। उसमें वो क्या बताते हैं, वो बोलते हैं मॉडर्न आर्मी में स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि वो बोलते हैं स्ट्रक्चर को कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स, तो उसमें क्या ग्रुप हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएंगे, रेजिमेंट्स हो जाएंगे, कंपनीज हो जाएंगी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर का पार्ट। अब वहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो चूंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, मैनिंग द बॉर्डर, बॉर्डर को मैनिंग करना, गवर्नमेंट को हेल्प करना, ये सब हो गया एक्टिविटीज। तो जब इन सबको मिलाएंगे तो बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू, मॉडर्न आर्मी के एग्जाम्पल के थ्रू रेडक्लिफ ब्राउन समझाने का ट्राई करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद वो डिफाइन करते हैं इंस्टीट्यूशंस को। हमने इंस्टीट्यूशंस पढ़ा है, बट देखते हैं ब्राउन क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ब्राउन के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन का क्या काम है, इंस्टीट्यूशंस लोगों को ये सिखाते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा, आपको कैसे बिहेव करना है और दूसरे लोग आपसे कैसे बिहेव करेंगे, यही सिखाने का काम होता है इंस्टीट्यूशन का। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, हालांकि ब्राउन इसको डिफाइन नहीं करते हैं, ये टर्म है सैंक्शन, बट यहाँ पे आया तो मैं सोचा आपको बता दूं। कई बार एमसीक्यू पूछता है कि सैंक्शन होता क्या है, तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, अगर सोसाइटी आपको किसी भी चीज़ के लिए रिवार्ड दे रही है या पनिशमेंट दे रही है, किसी रूल को ब्रेक करने के लिए या फिर कॉन्फर्मिटी दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं सैंक्शंस। तो रिवार्ड और पनिशमेंट गिवन बाय सोसाइटी फॉर कॉन्फर्मिटी और नॉन कॉन्फर्मिटी टू सोशल रूल्स, दिस इज कॉल्ड सैंक्शंस। याद रखिएगा, एमसीक्यू पूछा भी गया है। अब ब्राउन का कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इनको अलग बनाता है मेलिनोव्स्की से। सो इसीलिए इसको हम समझते हैं, बहुत ईजी है। देखिए मेलिनोव्स्की बोलते हैं कि इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, बट ब्राउन बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है, बट अगर इंडिविजुअल आएगा भी चला भी जाएगा, फिर भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, वो हमेशा सर्वाइव करता रहेगा। तो ये एम्फेसाइज करते हैं स्ट्रक्चर पे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दिए हैं स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूटी, मीन्स स्ट्रक्चर लगातार चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी लगातार चलते रहना। फिर वो बात करते हैं एक टर्म का स्ट्रक्चरल फॉर्म। ये क्या होता है, ऐसे सोशल यूजेस या फिर नॉर्म्स जो सोसाइटी में वाइडली ऑब्जर्व किए जाते हों और उसको हम देख सकते हों,
क्योंकि यही पैटर्न लोग फॉलो कर रहे हैं, यही नॉर्म्स लोग फॉलो कर रहे हैं, यही सोशल यूजेस हैं जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म। बहुत ईजी वे में समझाया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टडी करते वक्त ब्राउन बात करते हैं मोइटीज़ का। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे निर्माण होता है मोइटीज़ का या फिर क्लैन का या फिर ट्राइब का। तो जब बहुत सारे क्लैंस मिलते हैं वो बनाते हैं मोइटी, और जब दो मोइटी मिलती हैं वो बनाती हैं ट्राइब। तो मान लीजिए दो मोइटी हैं एक्स और वाई, तो मोइटी एक्स का हस्बैंड मोइटी वाई के वाइफ से शादी करेगा और ऐसे वाइसी वर्षा होता रहेगा, वहाँ से बनता है हमारा ट्राइब। अब दो टर्म है सोशल मॉर्फोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी। देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर के काइंड्स का स्टडी करते हैं कि कितने कितने टाइप के हैं, उनकी क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, तो स्टडी को बोलते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी। और जब हम स्ट्रक्चर के फंक्शन को स्टडी करते हैं कि कैसे वो फंक्शन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सोशल फिजियोलॉजी। ये दो टर्म थे, बहुत ईजी थे और बहुत ईजी वे में समझा दिया हूँ, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर ब्राउन बात करते हैं यूनोमिया और डिस्नोमिया का। जब वो फंक्शन का बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, उनको बात करना पड़ेगा यूनोमिया का और डिस्नोमिया का। यूनोमिया मीन्स हार्मोनियस वर्किंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। मीन्स स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स होते हैं अगर पॉजिटिव वे में वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, तो उसको बोलेंगे यूनोमिया। और अगर मान लो कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोल देंगे डिस्नोमिया। ये भी बहुत ईजी था, यूनोमिया और डिस्नोमिया। डिस ऑलरेडी एक निगेटिव टर्म है, तो उससे आप लिंक कर सकते हैं कि डिस जब आएगा तो इसका मतलब है कि प्रॉपर वे में काम नहीं हो रहा है, निगेटिव वे में काम हो रहा है। अब ब्राउन बात करते हैं दो मेथड्स का जिसके थ्रू कल्चरल मटेरियल को हम स्टडी कर सकते हैं। पहला है हिस्टोरिकल और दूसरा है फंक्शनल। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, जिससे हम पीछे के रिकॉर्ड्स को ट्रेस करते हैं और उसके थ्रू एनालाइज करते हैं कि क्या क्या हुआ था, कल्चरल ट्रेड्स हैं। बट इसमें ब्राउन बोलते हैं कि एक दिक्कत आती है, ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब्स जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उनको इस मेथड से स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए वो बोलते हैं फंक्शनल मेथड को लाने का। उसमें क्या होगा, कुछ जनरल लॉज होते हैं जो हर सोसाइटी में परसिस्ट करते हैं, तो उन कॉमन लॉज को देखना और उसके थ्रू किसी सोसाइटी की स्टडी करना फंक्शनल मेथड कहलाता है। तो ये दो मेथड थे, होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि नहीं हुआ है, आप एक बार समझा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। अब ब्राउन बात करते हैं वीपिंग सेरेमनी का, जो कि इन्होंने स्टडी किया था अंडमान आइसलैंडर्स पे। पूछ सकता है वीपिंग सेरेमनी का बात कौन करता है या फिर ये कहाँ पे स्टडी किया गया था। तो ब्राउन करते हैं बात वीपिंग सेरेमनी का। अब आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पे वीपिंग सेरेमनी फॉलो की जाती है। पहला है जब दो लोग मिलते हैं, जब कोई दो फ्रेंड्स मिलते हैं आपस में बहुत समय के लंबे सेपरेशन के बाद में, तो वहाँ पे होता है वीपिंग सेरेमनी। या फिर किसी का डेथ हो गया है तो वहाँ पे होता है वीपिंग सेरेमनी। या फिर मैरिज के समय में होता है, या फिर इनिशिएशन सेरेमनी में होता है, और या फिर पीस मेकिंग सेरेमनी में भी होता है वीपिंग सेरेमनी। अब इसका काम क्या है वीपिंग सेरेमनी का, तो ब्राउन बोलते हैं कि अपना एक्सप्रेशन दिखाना और सेंटिमेंट्स को ट्रांसफर करना ही वीपिंग सेरेमनी का काम है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वीपिंग सेरेमनी का क्या फंक्शन है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है। अब इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ट्राइब पे भी स्टडी किया था, वहाँ पे इन्होंने न्यू साउथ वेल्स में स्टडी किया था। तो दो मोइटीज में बांटते हैं वहाँ की ट्राइब्स को, एक है ईगल हॉक, एक है क्रो। उतना कुछ फैक्चुअल है नहीं और क्वेश्चन बना नहीं पाएगा, बहुत अगर बनाना होगा तो ये बना सकता है कि ईगल हॉक और क्रो में कौन बांटता है मोइटीज को, तो वो हो जाएंगे हमारे ब्राउन। अगर आपको और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो इग्नू में दिया हुआ है, मैं आपको वो पर्टिकुलर पेज टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या होता है ईगल हॉक और क्रो और क्यों ये लोग यूज़ करते हैं इसका। अब ये बात करते हैं 3 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफैक्टरी टर्मिनोलॉजी का। आपने पढ़ा होगा एलिस मॉर्गन पढ़ते वक्त या फिर किनशिप पढ़ते वक्त, जब मैंने पढ़ाया था किनशिप, कि क्लासिफैक्टरी क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। क्लासिफैक्टरी वो आता है जब हम एक कोई जनरल टर्म यूज़ करते हैं बहुत सारे लोगों को डिनोट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अंकल या फिर आंट, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन से अंकल हैं, अंकल कोई भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं क्लासिफैक्टरी। और जब हम किसी को स्पेसिफाई करके बुलाते हैं तो उसको बोल देंगे डिस्क्रिप्टिव, फॉर एग्जाम्पल फादर मदर, ये आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे ब्राउन बात करते हैं क्लासिफैक्टरी टर्मिनोलॉजी का। तो ये बोलते हैं इसका 3 काम होता है, 3 फंक्शन होता है। कौन कौन सा होता है, यूनिटी ऑफ सिबलिंग ग्रुप, ये जो ग्रुप होते हैं सिबलिंग के उनको जोड़ने का काम करता है। और सेकेंड होता है यूनिटी ऑफ लीनिएज, लीनिएज में भी ये यूनिटी प्रदान करता है। ये क्या करता है, यूनिटी ऑफ जनरेशंस, जनरेशंस में भी ये यूनिटी लाता है। ये 3 फंक्शन थे किनशिप बिहेवियर के। पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं, तो ये तीनों रहेंगे, आप याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। फिर बात करते हैं ब्राउन जोकिंग रिलेशन का। ऐसा रिलेशन जिसमें हम हंसी मजाक कर सकते हैं उसको बोलते हैं जोकिंग रिलेशन। पूछ सकता है ऐसे कि जोकिंग रिलेशनशिप क्या होती है, या फिर कौन बात करता है इसका, या फिर ये कितने टाइप का होता है। तो ये होता है 2 टाइप का, पहला है सिमेट्रिकल और दूसरा है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है, कोई हायरार्की नहीं होती है एक दूसरे का मजाक बनाते वक्त, मीन्स आप उनका बनाएंगे वो आपका बनाएंगे। बट एसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं है,
एसिमेट्रिकल में वो आपका बना सकते हैं बट आप उनका मजाक नहीं बना सकते हैं। तो ये 2 टाइप के थे जोकिंग रिलेशनशिप। फिर ये बात करते हैं अवॉइडेंस रिचुअल का। अब जैसे आता है जोकिंग रिलेशनशिप कि आप किसी एक रिलेशनशिप में मजाक कर सकते हैं, वैसे ही कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जिनको आपको अवॉइड करना होता है, तो उनको बोल देंगे अवॉइडेंस रिचुअल। मीन्स उनसे आप एनकाउंटर होना नहीं चाहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप जिनसे आप एनकाउंटर होना नहीं चाहते हैं, बुरा माना जाता है एनकाउंटर करना, उसको बोल देंगे अवॉइडेंस रिचुअल। फिर एक वर्ड है एमिटेट, इसमें जो हमारी मैटरनल आंट होती हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, इसको बोलते हैं एमिटेट। इसी का अपोजिट होता है एवेंकुलेट। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होता है एवेंकुलेट। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि एमिटेट क्या होता है और एवेंकुलेट क्या होता है, जब हम किसी पढ़ा रहे थे तब। फिर एक वर्ड आता है एक्सटेंशन ऑफ सेंटीमेंट्स। तो ये क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ सेंटीमेंट्स? मान लीजिए किसी की मदर है, तो मदर को हम प्यार करते ही करते हैं, बट उनका भाई भी होगा, मीन्स हमारे मामा, उनको भी हम प्यार करते ही करते हैं। तो वही जो हमारा सेंटीमेंट है जो हमारा मदर के लिए था वो ट्रांसफर हो रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है, मामा तक जा रहा है या फिर नाना तक जा रहा है। मीन्स माँ के थ्रू मामा या नाना को भी प्यार कर रहे हैं, उनको भी जान रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स का एक्सटेंशन होना मीन्स इमोशन जो हमारा आया है, फीलिंग जो हमारा आया है, उसका एक्सटेंशन हो रहा है मामा और नाना के थ्रू। उनको हम नहीं जानते थे बट चूंकि वो हमारे माँ के रिलेटिव हैं इसलिए हम उनको जानते हैं और इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये बात करते हैं को-एडेप्टेशन का। इसमें सोसाइटी ऐसी प्रैक्टिसेस करती है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और स्ट्रक्चर के फंक्शन में वर्क कर सके और डिसहार्मोनी ना हो, डिसफंक्शन ना हो, उसी को बोलते हैं को-एडेप्टेशन। फिर एक फैक्ट है, ये चोपटा और ओमाहा ट्राइब्स का स्टडी करते हैं। पूछा गया एमसीक्यू में कि चोपटा और ओमाहा ट्राइब का स्टडी कौन करता है, तो करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। किस बुक में करते हैं? अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक टर्म है सोशल एंथ्रोपोलॉजी को बोलते हैं रेडक्लिफ ब्राउन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम बहुत सारे कल्चर का कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, इसीलिए बोलते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी को कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। अब ब्राउन बात करते हैं किसी भी जनरल लॉ तक पहुंचने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। पहला है इंटेंसिव स्टडी ऑफ ए सोशल स्ट्रक्चर। किसी एक स्ट्रक्चर को आप लीजिए, उसका इंटेंसिव स्टडी करिए। सेकंड है आप एब्स्ट्रैक्शन बनाइए कि क्या क्या मेजर कट्स थे उस स्ट्रक्चर के। फिर तीसरा क्या है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन आया उसको हम कंपेयर करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर से। चौथा स्टेप आता है जब हम पहुंचते हैं फाइनली एक जनरल लॉ को डिफाइन करने के लिए कि हाँ ये चीज़ें जनरल हैं। अब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। मैच द कॉलम था, इग्नू में दिया हुआ था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने लगा दिया। यहाँ पे बुक्स दी गई हैं ब्राउन की। 9th नंबर पर मैंने एक बुक ऐड किया है अफ्रीकन सिस्टम्स ऑफ किनशिप एंड मैरिज, पब्लिश हुआ था 1950 में, तो इसको आप याद रखिएगा। जो हमारा 5वां नंबर है उसके बाद ही आएगा 6वें नंबर पे। क्रोनोलॉजी आपका गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए आप इसका ईयर याद रखिएगा। और जितनी बुक्स हैं वो सब आपको याद करनी है। सुबह उठा करिए और एक थिंकर लिया करिए, उसकी सारी बुक्स याद करने का ट्राई किया करिए। ऐसे करके अगर आप 26 डे करते हैं तो आपके सारे थिंकर याद हो जाएंगे। और जब नेक्स्ट डे आइए तो जो प्रीवियस थिंकर था उसको एक बार रिवाइज करके ही नेक्स्ट थिंकर पे जंप करिए। इस तरीके से आप 26 डे के अंदर सारे थिंकर्स की सारी बुक्स क्रोनोलॉजी वाइज याद कर सकते हैं।